हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद सॉल्यूशन में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली एक का ए, जो कि चैप्टर का नाम हमारा चल रहा है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली एक का ए सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका जो प्रश्नावली एक का ए है, इसमें जो जो पूछा गया है उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम जब इनको सॉल्व करें तो अच्छे से हमको समझ में आए। तो इसमें सबसे पहले आपको बात की गई है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की, और विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक की। तो ये सब क्या होते हैं, जैसे योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये सब क्या होता है, सबसे पहले इनको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होता है, जैसे आपने कभी यहाँ पे देखा होगा, संख्या रेखा पर आपको जब कोई संख्या रेखा पर आप दर्शाते हो, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, बीच में क्या होता है, जब संख्या रेखा हम दर्शाते हैं तो बीच में हमारा जीरो होता है। ये हमारा होता है बच्चों क्या, बायां साइड, जिसे हम बायां पक्ष बोलते हैं। ओके, और ये हमारा क्या होता है, दायां पक्ष होता है। आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ये हमारा दायां पक्ष होता है। दाएं पक्ष में जितनी संख्याएं लिखी जाती हैं वह क्या होती हैं, धनात्मक लिखी जाती हैं, और बाएं पक्ष में क्या होती हैं, ऋणात्मक लिखी जाती हैं। मतलब ये धनात्मक रहेंगी। इधर जीरो के बाद एक दो से शुरू होगा, एक, ऐसे हम थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारा एक है, ये दो है, तीन, चार, पाँच, छः, मतलब डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो यहाँ इधर प्लस साइड रहेगा। इधर जो संख्याएं बच्चों लिखी जाएंगी वो क्या लिखी जाएंगी, माइनस में लिखी जाएंगी। तो हम माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पाँच, डॉट डॉट ऐसे माइनस का इन्फिनिटी तक हम कर देंगे। ओके, अब इतना ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये संख्याएं लिखी गई हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष में, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। इधर साइड हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो हम इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इनको हम बोलेंगे क्या, धनात्मक पूर्णांक। ओके, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। अगर ऋण लगा है तो ऋणात्मक पूर्णांक है, और धन लगा है तो धनात्मक पूर्णांक है। ओके, अब बात करते हैं हम कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक की। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे कि अगर सम पूर्णांक की बात करें तो सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक क्या, जो दो से कटे वही क्या है, सम पूर्णांक है। जैसे दो हुआ, चार हुआ, छः हुआ, आठ हुआ, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब इन्फिनिटी तक का मतलब है कि क्या होगा, जो हमारा होगा दो से भाज्य होगा। ओके, लास्ट तक वाला भी दो से भाग होगा। या फिर आप ऐसे 10, 12, 14, 16 ऐसे करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिर यहाँ पे, जैसे कि सम पूर्णांक हो गया विषम पूर्णांक की। तो विषम पूर्णांक क्या होता है, जो दो से भाज्य ना हो। जैसे होगा 3 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे देखिए एक भी ले लीजिए, 1, 3, 5, 7, और यहाँ पे देखिए 9, 11, ऐसे ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। ओके, जो दो से ना कटे वो क्या है, विषम पूर्णांक आपका है। जो दो से कट जाए वो क्या है, सम पूर्णांक है। ओके, चलिए देखिए। अब देखिए यहाँ पे हमको एक पूछा है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए योगात्मक प्रतिलोम। देखिए, सबसे पहले यदि आप इसको पढ़े रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर यही नहीं मालूम है तो पढ़ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले इसको जान लीजिए। अब बात आती है योगात्मक प्रतिलोम की। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे कोई संख्या है आपको, जैसे हमने दे दिया आपको 2। अगर हमने इसका पूछ लिया कि आप बताइए इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, सिर्फ चिन्ह को चेंज किया जाता है। क्या, सिर्फ चिन्ह चेंज होता है, संख्या वहीं रहती है। जैसे ए संख्या क्या है,
प्लस में है, प्लस का 2 है ना, तो प्लस का 2 है तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम हुआ क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पे आपको माइनस का 2 दिया होता तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता, प्लस का 2 हो जाता। जैसे आपको माइनस का 6 दे दिया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। मतलब आप चिन्ह चेंज कर दीजिए, आपका योगात्मक प्रतिलोम निकल के आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। ओके, चलिए देखिए अब गुणात्मक प्रतिलोम कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई संख्या से आपको दिया है 2 दिया है ना, अगर इसका बोले कि आप क्या करिए, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए, तो इसमें क्या होता है, संख्या को पलट दिया जाता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चिन्ह चेंज किया जाता है, चिन्ह चेंज किया जाता है, चेंज किया जाता है। मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस किया जाता है। ओके, चलिए देखिए हमने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पलटा जाता है, मतलब उल्टा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पलटा जाता है, यानी कि उल्टा। जैसे कि ये क्या है, 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 2 को 2/1 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यही पलट जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। जैसे आपको दे दिया है 1/5, ओके, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 5 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 5/1 हो गया। 1 तो हम अपने मन से भी लगाते हैं, तो इसको सिंपली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, ऐसे आपको कहना है, मतलब बस उसको पलट देना है। अब यहाँ पे हमने समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक यहाँ पे पूर्णांक के बारे में हम लोग जान गया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्नावली को शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखिए हमारा पहला प्रश्न। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्नावली 1 के ए का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 20 और 40 के बीच में पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 और 40 किस तक की संख्याएं लिख लेंगे। तो देखिए, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। फिर इसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है कि 20 और 40 के बीच में, तो मतलब इनको नहीं लेना है ना ही इनको लेना है, इन दोनों के बीच में ही हमको ज्ञात करना है क्या, समधन पूर्णांक, सम होना चाहिए। तो क्या 21 सम है, इसको तो नहीं लेना है। क्या 21 सम है, नहीं है, तो 22 सम है। यहाँ पे देखिए 23 नहीं है, 24 है, 25 नहीं है, 26 है, 27 सम नहीं है, 28 है, 29 नहीं है, 30 है, 31 नहीं है, 32, मतलब एक छोड़ के एक सम है, तो ये नहीं है, ये है। और हमारा 36 है, 36 के बाद 38 है, 38 के बाद हमको लेना ही नहीं है क्योंकि इनके बीच में ही देखना है। तो हमने जितने पे टिक लगाया है वो हमारे क्या है, समधन पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे समधन पूर्णांक। ओके, चलिए देखिए समधन पूर्णांक कौन कौन से हैं, 22 है, 24 है, 26 है, 28, 30, 32 और 34। 34 के बाद क्या है, 36, 36 के बाद क्या है, 38 है। बस इतने हमारे क्या हैं, ये समधन पूर्णांक हैं। ओके, चलिए देखिए अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य
और धन पूर्णांक। तो हमने आपको अभाज्य नहीं बताया, लेकिन इसमें आपको बता रहे हैं। ओके, हम भूल गए थे उसको बताने के लिए आपको। चलिए देखिए, 1 से 10 तक कह रहा, तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक की संख्या लिखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक अभाज्य होना चाहिए। तो अभाज्य क्या होता है, हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या ओके, ये क्या होती है, जो स्वयं से विभाज्य हो और 1 से विभाज्य हो। यानी कि बच्चों कि अगर जैसे कि हमने यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, हम इसकी जो परिभाषा के रूप में है, स्वयं से विभाज्य और 1 से ताकि आपको याद रहे। ओके, इसका मतलब जैसे देखिए, 1 है ना, 1 को छोड़िए, सबसे पहले आप दो पे आइए। देखिए 2 किससे विभाज्य है, 1 तो स्वयं 2 से ही विभाज्य होगा ना, और 1 से तो हमेशा विभाज्य होगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो वह हमेशा 1 से विभाज्य होगी, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्या में जाता है। इसलिए 1 से सभी संख्याएं जो इन्फिनिटिव तक संख्याएं हैं सभी क्या होंगी, 1 से हमेशा विभाज्य होंगी। विभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उससे कट जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अभाज्य कह रहा है तो जो स्वयं से हो और 1 से तो हमेशा होगा, मतलब स्वयं से ही होना चाहिए और अगर किसी संख्या से नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 और स्वयं के अलावा कोई फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए। चलिए आपको हम आप समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 की बात करें तो 1 तो ना अभाज्य है और ना ही भाज्य है, वो अभी हम आपको डिस्कस करके बता देंगे अच्छे से। पहले रुक जाइए, इसको होल्ड करिए। आइए 2 पे, तो अगर हम 2 का फैक्टर यहाँ पे निकालें बच्चों, 2 का फैक्टर निकालें तो 2 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है। गुणनखंड वह होता है जो इस संख्या से टूट के निकलता है। तो ये किससे किससे विभाज्य होगा, किससे किससे विभाज्य होगा, 1 तो स्वयं 2 से कट जाएगा और 1 से कटेगा, मतलब एक बार 1 से कटेगा, एक बार स्वयं 2 से कटेगा, और किसी संख्या से 2 कट ही नहीं सकता। अगर यहीं पे हम बात करें 3 की, तो 3 किससे किससे कटेगा, 1 तो स्वयं 3 से कटेगा और 1 से तो हमेशा कटेगा, कोई भी संख्या हो। ओके, अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं 4 की, तो 4 क्या है, 4 किससे किससे कटेगा, 4 तो एक बार देखिए, आप पहले 1 को भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई नहीं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1 से काट दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए। सबसे पहले आप 1 से काट दीजिए और 3 से काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, 1 तो 1 से कटेगा ना, 4 1 से तो हमेशा भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा इसमें, और इस स्वयं 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसके 3 फैक्टर निकल गए, तो ये क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जब देखिए 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर निकले तो वो क्या होता है, विभाज्य होता है। और जब सिर्फ 2 ही फैक्टर निकले, एक तो 1 हमेशा निकलेगा, एक स्वयं ये संख्या निकले, तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे ही 3 फैक्टर निकलेंगे वह विभाज्य संख्या हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 से कट रहा है, एक स्वयं से कट रहा है। 3 भी 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, मतलब स्वयं से कट रहा है। लेकिन 4 यहाँ पे 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कट गया, तो ये क्या हो गया, विभाज्य हो गया। लेकिन हमसे पूछा है कि अभाज्य धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक तो सब हैं, अभाज्य निकालना है। देखिए अब ऐसे ही हम देख लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है। देखिए 5 किससे कटेगा, 5 एक तो 5 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। ये 6 किससे कटेगा, 6 देखिए 6 किससे कटेगा, 6 एक तो 1 से कटेगा हमेशा, चाहे कोई संख्या हो। 2 से भी कटेगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। ये 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। देखिए इसमें तो 4 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा,
विभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 फैक्टर से ज़्यादा निकल रहा है। तो देखिए एक तो ए नहीं अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 7 से ही कटेगा और 1 से तो कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 8 क्या है? 8 तो विभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, मतलब 8 से भी कटेगा। और यहाँ पे देखिए 9, 9 क्या है? 9 देखिए ये भी विभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 से तो कटेगा ही, 3 से भी कटेगा, 3 त्रिक का 9, 1 9 के 9, और देखिए यहाँ पे स्वयं 9 से कटेगा। इसमें 3 फैक्टर हो गए, इसलिए क्या है? विभाज्य है ना, मतलब ये अभाज्य नहीं है। 10 क्या है? 10 भी क्या है? विभाज्य है। कैसे? देखिए 1 से कटा, 2 पच्चे 10 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 10 एक्के 10 हुआ। देखिए इसमें कितने फैक्टर हो गए? तो जिसमें 2 ही फैक्टर निकले, एक तो 1 निकले और खुद वह संख्या निकले तो वह अभाज्य होगा। यदि 2 के अलावा और संख्याएं निकलें तो क्या होगा? विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमने आपको एक नहीं बताया, एक क्या है, हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि एक अभाज्य संख्या है कि विभाज्य संख्या। तो हमने आपको बताया था कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। कैसे? देखिए अगर एक की हम बात करें तो एक तो 1 से कटेगा ही, और अगर स्वयं की बात करें तो फिर देखिए क्या 1 से कटेगा? 2 संख्याएं एक साथ तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों सेम टू सेम हो, इसलिए ये क्या है? ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार में कट रहा है। चाहे इसको स्वयं ही मान लीजिए, चाहे एक मान लीजिए, तो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर हो रहा है ना, 2 फैक्टर तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि स्वयं यही स्वयं भी है, यही एक भी है, इसलिए क्या है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे धन, अभाज्य धन, अभाज्य धन पूर्णांक। देखिए एकदम क्लियर से पढ़िएगा। तो क्या है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है और कोई संख्या नहीं है। 2 3 5 7 ही हमारी क्या है? यहाँ पे अभाज्य संख्या है। ओके, चलिए देखिए तीसरा प्रश्न है। अब हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 2a + 1 का कर्मानुयायी पूर्णांक बताइए। देखिए जब भी दोस्तों आपसे कर्मानुयायी पूर्णांक पूछे तो आपको इसमें क्या करना है? एक जोड़ देना है, मतलब यहाँ पे जो जुड़ा है इसे एक जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे क्या है? 2a + का 1 है ना, जब इसका क्या दिया है? कर्मानुयायी पूर्णांक जब हम इसका ज्ञात करते हैं तो इसमें एक जोड़ दीजिए, बस वहीं आपका क्या हो जाएगा? कर्मानुयायी पूर्णांक हो जाएगा, तो मतलब जो कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे 2a + का 1 और क्या? 1 आपको जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? 2a + का 1 + का 1, तो ये हो जाएगा 2a + का 2। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको योगात्मक प्रतिलोम समझा दिया था क्या होता है, बस चिन्ह को चेंज कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 2/3 दिया है। अब 2/3 का हमको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। ओके बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, और हमारे समझाने का तरीका कैसा है कमेंट करके हमको बताइएगा। ये क्या है? 2/3 है, हमने आपको बताया था कि आप क्या करिए? चिन्ह को चेंज कर दीजिए। 21 रूप में है, प्लस के रूप में है ना, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा वहाँ पे प्लस होता है, ये संख्या प्लस में है, बस इसको माइनस कर दीजिए और 2/3 लिख दीजिए, आपका काम हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ओके, अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पे क्या लिखते? प्लस में लिखते। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा इसी लागे इसको भी लगा लीजिए यार। ये जो 5वां प्रश्न है क्या दिया है? -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए अब गुणात्मक प्रतिलोम भी पूछ लिया इसी लागे, तो -5 दिया है, इसका हमको क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक
प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे? हमने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या को पलट दिया जाता है। तो एक क्या लिखा है, सिर्फ माइनस का 5 दिया है ना, तो इसका मतलब होता है इसके नीचे 1 है। अगर सिंपल में संख्या आपको ऐसे पूर्णांक दी गई है तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है, चाहे आप मान लीजिए चाहे आप इसको लिख लीजिए। ओके, तो ये संख्या पलट जाएगी ना, तो 1 ऊपर जाएगा, -5 नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाए, 1/-5 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आपको चिन्ह नहीं चेंज करना है, बस संख्या को पलट देना है, जो चिन्ह लगा है वहीं रहेगा। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, चिन्ह को चेंज किया जाएगा, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। अब देखिए छठा प्रश्न कह रहा है कि P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ये भी बहुत सिंपल है, चलिए इनको भी लगा लेते हैं हम। कितना दिया है, पहला P + Q। अब इसका हम क्या याद करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले इनको हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या है, देखिए P + का Q है ना, तो बस देखिए इसको हमने कोष्टक में कर दिया क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे बाहर माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस के रूप में है ना, तो माइनस का यहाँ पे फिर क्या करिए, P + का Q अंदर कर दीजिए, बस इसको ऐसे रहने दीजिए, बाहर माइनस लगा दीजिए, आप क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है, देखिए दूसरा वाला P - का Q दिया है, तो P - का Q, इसका योगात्मक प्रतिलोम देखिए, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये भी क्या है, प्लस के रूप में है, बस माइनस आपको बाहर लगा देना है और कोष्टक में P - का Q लिख देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको कहना है। चलिए देखिए फिर सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 या फिर 5 × 3 × x कथन सत्य है। मतलब x के किस मान के लिए, यहाँ पे x का क्या मान होना चाहिए जो दोनों को बैलेंस कर दे। मतलब यहाँ पे आप समझेंगे, हाँ आपको बता रहे हैं। सातवां प्रश्न है तो आपको लिखना है यहाँ पे 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 कोष्टक फिर गुणे यक्स। अब यहाँ पे हमको यक्स का मान निकालना है, तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब गुणा के रूप में है ना, इधर भी सब गुणा के रूप में है ना, तो इसमें क्या है, 5 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो यही यक्स के स्थान पे यदि हम 2 रख दें तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। कैसे, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15, तो 15 दूनी 30, मतलब यहाँ पे इधर भी 30 इधर भी 30। क्यों बैलेंस हो रहा है, क्योंकि देखिए बराबर का चिन्ह लगा है, इसलिए क्या है, बैलेंस है। जहाँ बराबर का चिन्ह लग जाए मतलब दोनों पक्ष क्या है, आपस में बराबर होंगे। ओके, चलिए देखिए अगर यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप कोष्टक को तोड़ दीजिए, तो ऐसे कर लीजिए। इसका मतलब चाहे आप जहाँ पे कोष्टक लगाए हो लेकिन सब गुणा के रूप में है तो आपका ऐसे ही रहेगा। इधर कर लीजिए 5 × 3 × यक्स। हम जानते हैं जब दोनों तरफ गुणा का चिन्ह रहता है, सभी गुणा के रूप में रहते हैं, तो ऐसे भी हम 5 से 5 काट सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे यक्स बचा, तो 2 बराबर यक्स हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, चाहे जैसे हल करके लगा लीजिए, या फिर आप यहाँ पे जैसे कि यक्स का मान निकालते हैं इसको बट्टे में लाते हैं, ऐसे करके लगा लीजिए, आपका आंसर सेम 2 ही आएगा, चाहे जैसे आप लगाएंगे। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। अब देखिए स्वयं की योज्य प्रतिलोम होनी चाहिए। तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, और जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि जीरो भी तो उसमें आता है ना। जैसे पूर्णांक के रूप ऐसे लिखते हैं ना, बीच में क्या होता है, जीरो होता है, फिर एक ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 डाट डाट यहाँ तक ले। फिर देखिए इधर -1 -2 -3 -4 डाट डाट -इन्फिनिटी तक ऐसे लिखते हैं। ओके, अब देखिए जीरो भी तो क्या है, पूर्णांक ही है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1 का बात करें, यदि हम यहाँ पे
1 का योज्य प्रतिलोम निकालें तो क्या होगा। यदि हम धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम यानी कि योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है ना, देखिए अगर हम क्या पूछ रहा है योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम देखिए इसका मतलब क्या है, योगात्मक प्रतिलोम ही होगा। चलिए अब प्लस में दिया है ना, इधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। चलिए देखिए अगर यहाँ पे -1 दिया होता तो इसका जो योज्य प्रतिलोम निकालते क्या हो जाता, प्लस का 1 हो जाता। मतलब इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, तो दोनों तरफ सेम आना चाहिए। वहीं वह पूछ रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। ओके, देखिए अगर हम 0 का योज्य प्रतिलोम निकालें, 0 का योज्य प्रतिलोम निकालें तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 0 ही होगा। आप इसको -0 नहीं लिख सकते, -0 नहीं लिखा जाता है, इसलिए 0 ही एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होगी। आपने कहीं पे क्या -0 लिखा हुआ देखा है, नहीं देखा है। आप जब भी देखेंगे 0 ही देखेंगे, इसलिए ये भी तो पूर्णांक है ना 0, क्योंकि इसमें आ रहा है, तो 0 का योज्य प्रतिलोम ही क्या होगा, 0 होगा। तो 0 ही ऐसी संख्या है जो देखिए स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, दोनों तरफ क्या है 0 ही 0 है, आप माइनस का 0 नहीं लिख सकते। ओके, इतना आप जरूर ध्यान देंगे क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। चलिए देखिए अब नौवां प्रश्न कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम है। ओके, चलिए देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम a एक समधन पूर्णांक लेते हैं, तो a समधन पूर्णांक होना चाहिए। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, 2 ले लेते हैं। ये क्या है, समधन पूर्णांक है, सम भी है धनात्मक भी है। चलिए तो आपका जो प्रश्न दिया है a- का 1 और a+ का 1 दिया है। ये कह रहा है कि आप समधन पूर्णांक कोई भी समधन पूर्णांक लीजिए और रखिए और हमें बताइए कि क्या ये सम संख्या आ रही है कि विषम संख्या आ रही है। तो a बराबर हमने 2 लिया है अपने मन से, तो यहाँ पे 2 - का 1 और 2+ का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a के स्थान पे 2 रख रहे हैं। तो कैसे होगा, देखिए 2 में से 1 गए 1, फिर देखिए इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो क्या है, सम धन पूर्णांक है। ओके, ऐसे ही आपको चेक करना, आप कोई भी संख्या लेके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए 10वां क्या कह रहा है। 10वां हमारा कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर हम क्या करना है, 5 और 7 का योग लिखना है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो संख्या रेखा बनाइए। ओके, चलिए अब देखिए कह रहा है कि 5 और 7 का योग होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, धनात्मक रूप में है ना, हमको ऋण वाला काम नहीं है, तो हम ज़्यादा ऋण वाले के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, हमें यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ओके, ये क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक हम कर देते हैं। तुम्हारा 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक हम कर देते हैं। ओके, अब देखिए हमको जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक ही लेंगे, फालतू नहीं लेंगे। अब सबसे पहले कह रहा है कि 5, हमको 0 से चलना है 5 तक। तो देखिए 0 से चलेंगे कितनी गिनती तक, 5 तक। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है ना, तो आप 0 से ऐसे चलिए और यहाँ पे 5 पे आ जाइए। ओके, हम 5 पे पहुँच गए, अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमको गिनना है 7, तो यहाँ से देखिए यहाँ से गिनना चालू करेंगे। तो 1 2 3 4
5, 6, 7 कहाँ पे पहुँच गए? 12 पे पहुँच गए। हम यहाँ तक देखिए यहाँ से चले थे, यहाँ पे आए, यहाँ से चले 12 पे पहुँच गए। तो ऐसे करना है आपको, ऐसे ले जाना है और इसी 12 पे ऐसे कर देना है। ओके, तो बस ये क्या है? 5 वाला है, ये क्या है? 7 वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बच्चों? यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? यहाँ से हमारा हो गया पूरा 12 योग हो गया। तो 5 और 7 हम जोड़ें कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यही संख्या रेखा पर हमको इनको दिखा दिया। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11वां। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे आप 11वां प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं? हमको देखिए पहला दिया है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। देखिए दो धन अभाज्य पूछ रहा है, तो दो धन अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उनका गुणा करो कि क्या सदैव अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं। ओके, तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि दो धन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो चलिए हम दो धन अभाज्य संख्या ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से विभाज्य हो और एक से विभाज्य हो। ओके, चलिए देखिए, तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं। क्या आप 2 ले लीजिए और एक 3 ले लीजिए। हम यहाँ पे 2 संख्या ले लिए हैं। या फिर आप संख्याएं ढेर सारी लिख लीजिए, बारी बारी से गुणा करके चेक कर लीजिए, क्योंकि वह पूछ रहा है कि सदैव होती हैं तो हमको कई बार चेक करना पड़ेगा ना। तो 2 ले लिए, 3 ले लिए और हमारा 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है और कोई संख्या ऐसी नहीं होती। यही हमारी क्या है? इसके आगे भी होती हैं लेकिन यहीं तक हमको काम है, ले लीजिए। अब इनका बारी बारी से गुणा करा लीजिए। चलिए सबसे पहले हम 2 और 3 का गुणा कराते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए 2 और 3 को ले रहे हैं, इनका गुणा कराएंगे। तो गुणा कराइए, तो 2 गुणे 3 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। चलिए फिर अब आप 3 और 5 को ले लीजिए। तो हम 3 और 5 को ले रहे हैं क्योंकि दोनों साथ में लेना है। तो 3 गुणे 5 कितना आ गया? 15 आ गया ना। चलिए फिर देखिए 5 और 7 का ले लेते हैं। तो 5 और 7 को, तो 5 गुणे 7 हो गया। चलिए बस 3 तक ही ले लीजिए। ओके, इतने आप कन्फर्म कर लेंगे कि 7 5 कितना हो गया? 35 हो गया। तो पूछ रहा है क्या सदैव क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। आप बुक में देख लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या है? 6 क्या है? अभाज्य संख्या है? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके देखिए 3 फैक्टर 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। तो क्या है? विभाज्य है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य वह होता है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वह खुद एक संख्या होती है और 1 होता है। अब इसे 15 क्या है? 15 तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से कटेगा। और ये क्या है? 35, तो 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 7 5 हाँ 35 स्वयं से भी कटेगा। तो ये क्या हमको निकल के आ रही हैं? ये तो विभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा एक कथन क्या हो जाएगा? पहला ए वाला था ना, तो ए वाला हमारा पहला क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आप लगा लेंगे, हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ओके, चलिए देखिए अब बी वाला देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है? चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। मतलब 2 धन अभाज्य लीजिए, अब की बार उसका योग करके देखिए क्या सदैव अभाज्य आ रहा है। चलिए तो हम यहाँ पे देखिए यही संख्या फिर ले लेते हैं, क्योंकि हमको अभाज्य पूछा है तो हम यहीं से लेके इसे चेक कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए हम 2 3 से ऐसे चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम 2 और 3 को ले रहे हैं। अब इनको हमको योग करना है, योग मतलब जोड़ना है। तो 2 + 3 बराबर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। फिर देखिए हम 3 और 5 को ले रहे हैं, कितना आ रहा है? 3 + 5 हमारा कितना? 8 आ रहा है। फिर 5 और 7 को लीजिए, 3 बार आप चेक कर लेंगे, इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। तो ये क्या है?
ये देखिए 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया ना, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर निकल रहे हैं। ये क्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, तो क्या हो गया, विभाज्य हो गया। या फिर आप इसको भाज्य भी लिख सकते हैं, भाज्य भी बोलते हैं, विभाज्य भी बोलते हैं। देखिए ये भी क्या है, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा और 6 से कटा, 12 से कटा, इसके बहुत फैक्टर आ रहे हैं। ये भी क्या है, भाज्य ही है, मतलब सदैव अभाज्य नहीं हो सकता। ए बी वाला भी कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम फिर सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सी वाला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, अब की बार हमको 2 ऋण पूर्णांक लेना है, एक ए और एक बी, तब ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। देख लेते हैं, चलिए देखिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा ए बराबर क्या है, -1 ले लेते हैं, और एक बार हम यहाँ पे b बराबर -2 ले लेते हैं। हमने माइनस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला ऋण पूर्णांक कह रहा है ना, तो ऋण पूर्णांक मतलब माइनस वाला लेंगे। अब देखिए इसमें कहना क्या है, कह रहा है कि a प्लस बी, तो यहाँ पे हम a प्लस बी लगा के चेक कर लेते हैं, a प्लस बी। तो a का मान -1 है ना, तो a के स्थान पे -1 रखिए, प्लस दिया है तो प्लस रखिए। अब कोष्टक में देखिए हमको रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा b का मान है वो क्या है, माइनस में है। चलिए अब देखिए -2 रख दीजिए। देखिए अब इसको हल कर लीजिए, तो -1, फिर देखिए ये जो कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, फिर कितना 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। तो हमारे यहाँ पे माइनस में आ रहा है। चलिए अब लेकिन एक बार से तो हम संतुष्ट होंगे नहीं, हमको 2-3 बार चेक करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ ये सदैव, सदैव का मतलब एक बार में नहीं, हमेशा आना चाहिए ना। तो चलिए एक बार हम और चेक कर लेते हैं। अब की बार हम कुछ अलग लेंगे। ए बराबर चलिए हम ले लेते हैं -2, और हम फिर बी बराबर ले लेते हैं -3, क्योंकि हमको अलग अलग लेके चेक करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए जोड़ लीजिए, तो a प्लस का b। अब a बराबर हमने -2 लिया है, तो यहाँ पे हम -2 रखेंगे, फिर प्लस, फिर b बराबर -3 है, तो माइनस का आप 3 रखिए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 हो गया। अब -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो चलिए देखिए फिर आ रहा है, तो एक बार हम और चेक करेंगे, इसके बाद हम सही का निशान लगा देंगे यदि आ रहा है तो। फिर देखिए अब की बार a बराबर -3 ले लीजिए, और b बराबर कितना, -5 ले लीजिए। फिर a प्लस बी, तो a बराबर -3, फिर प्लस b बराबर माइनस का कितना, 5 हो गया। फिर देखिए -3, अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, कितना, 5 हो गया। -8 आ गया। मतलब सदैव यदि हम कोई 2 ऋण पूर्णांक ले और उनको जोड़ दें तो सदैव क्या होगा, वह ऋण पूर्णांक ही होगा। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, वो का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो सी वाला हमारा क्या है, सत्य है, कि हाँ ऋण पूर्णांक ही आएगा। चलिए देखिए ब्राह्मण प्रश्न। चलिए ब्राह्मण प्रश्न हम देखते हैं। दिया है यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगा। मतलब यदि हम a का मान यहाँ पे कोई धन पूर्णांक ले लें और यहाँ पे रख दें, तो क्या वह संख्या है जो यहाँ पे निकल के आएगी हल करने पर 24 से पूर्णतया विभाजित होगी, हमको दिखाना है। तो हम a बराबर कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन धन पूर्णांक होना चाहिए, माइनस में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे a बराबर चलिए ले लेते हैं, कितना, 2 ले लीजिए, छोटी संख्या है 2 ले लेते हैं। अब इसमें रखना है तो a बराबर हम 2 रखेंगे, किसमें, a+1, a+2, a+3 में रखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए a बराबर 2 हमने लिया है तो 2 रखिए। फिर देखिए 2 प्लस का 1, जहाँ जहाँ पे a है वहाँ वहाँ पे हम 2 रख देंगे। सॉरी 2 प्लस का कितना, 3 हो गया। अब ये कितना हो गया, 2। अब देखिए सब में गुणा का चिन्ह लगा है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो गुणे 2 1 कितना, 3 हो गया।
फिर गुड़े 2 2 4 हो गया, फिर गुड़े यहाँ पे कितना 5 हो गया ना। चलिए अब देखिए इनका हम क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा 24 गुणे 5 120 कितना आ रहा है, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 120 आ रहा है। ठीक 120 आ रहा है ना, तो इनका आंसर 120 आया। तो क्या देखते हैं 24 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 120 कितना बटा 24 कर दीजिए, तो काटिए। देखिए 12 दूनी 24, 12 एक नम 12 जीरो आ गया, 2 एक के 2, 2 पचा 10। हाँ देखिए क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे 120 बटा 24, ऐसे काट देना है। 12 दूनी 24, फिर 12 एक के 12, 2 एक के 2, 2 पचा 10 कितना 5 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित है। ओके, आप यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे जो लीजिए, लेकिन धन पूर्णांक होना चाहिए, इतना याद रखिए, ऋण में नहीं होना चाहिए। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि यदि ए एक समधन पूर्णांक है, सम भी है और धन पूर्णांक है, और बी एक विषम धन पूर्णांक है, विषम है धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। तो यहाँ पे हमको अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, देखिए अलग अलग हैं, ए प्लस बी ए एक में है, ए इंटू बी एक में है, ए प्लस वन ये पूरा इतना एक में है, ये पूरा इतना एक में है। ओके, तो इसमें से हमको दिखाना है, बताना है कि कौन सी संख्या सम होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे। तो मानिए क्या मानना है, तो यहाँ पे ए एक समधन पूर्णांक मानना है। तो ए एक समधन पूर्णांक मानना है ना, तो चलिए हम ए बराबर छोटी संख्या मान लेते हैं। क्या सम होगी, 2 हमारी क्या है, सम संख्या है, धनात्मक भी है और सम संख्या भी है। तो कह रहा है कि एक विषम धन पूर्णांक। चलिए इसी के बगल में बी को हम कितना विषम धन पूर्णांक 3 ले लेते हैं। ए बराबर 2 बी बराबर 3, ए समधन पूर्णांक ए विषम धन पूर्णांक। अब बारी बारी से हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं ए स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर है ना, तो हम देखते हैं कि हमने ए बराबर 2 लिया है, तो हम चलिए 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए बराबर 2 है और ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ए क्या है, सम है, सम संख्या है ना। चलिए दूसरा चेक करिए, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, तो बी बराबर हमने 3 लिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9। तो ए सम नहीं है, ए क्या है, विषम है। फिर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए ए बराबर हमने 2 लिया है, प्लस बी बराबर हमने 3 लिया है, तो कितना आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है। ए भी सम नहीं है, क्या है, विषम है। ये देखिए विषम है, ए भी विषम है। चलिए अब फिर देखिए ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी मतलब ए बराबर 2 गुणे बी बराबर 3 हमने यहाँ पे लिया है, तो 2 तिहाई 6, ए क्या आ रहा है, सम आ रहा है। चलिए फिर देखिए ए प्लस 1, ए प्लस 1, तो देखिए ए बराबर 2, फिर 2 प्लस का 1 बराबर, यहाँ पे देखिए ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, 2 1 3, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है ना, तो 3a हो गया, 2a हो गया, तो 3 दूनी 6, फिर 2 तिहाई 6, ए भी 6 आ रहा है, क्या है, सम है। इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं ना, ये 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे b है और b प्लस का 1 है, तो हमने b बराबर 3 लिया है, फिर b बराबर 3 प्लस का 1, तो कितना हो गया, देखिए ये 4 हो गया ना, तो 4 तिहाई 12, ए भी क्या है, सम है। तो हमारे कौन कौन से सम हैं, एक तो ए वाला है, ए स्क्वायर वाला, और एक ए इंटू बी वाला है, एक ए प्लस 1 वाला है,
और एक हमारा b+1 वाला है। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हमारी सम है? यहाँ पे 1 2 3 4 संख्याएं सम है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सम संख्या। तो यहाँ पे क्या a² है और a इंटू बी है और a प्लस का 1 है और b प्लस का 1 है। ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब हमारा प्रश्न नंबर 14। देखिए हमारा 14 वाला प्रश्न है, कह रहा है कि धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत बच्चों निम्नलिखित कथन सत्य है? एक किस गुणधर्म का पालन कर रहा है? तो यहाँ पे हमको ABCD 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमने पहला क्वेश्चंस ए वाला लिया है। ओके, अब हम देखेंगे एक किस गुणधर्म के अंतर्गत कार्य कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों योग पर गुणा का वितरण नियम। क्या? योग पर गुणा का वितरण नियम। ओके, अब योग का गुणा पर वितरण नियम क्या होता है? ये होता है a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है एक इसका इसके साथ गुणा a इंटू बी, फिर प्लस a का c के साथ गुणा तो a इंटू सी। इसे हम बोलते हैं योग पर गुणा का वितरण नियम। और देखिए इसी के बेस पे ये लगा हुआ है। इसने इसके साथ गुणा किया a बनाया, इसने इसके साथ गुणा किया, बीच में प्लस था प्लस दिया, 3 गुणे 7 किया, 3 गुणे 7 हो गया। देखिए सेम उसी टाइप से बनाया गया है। तो चलिए अब देखते हैं हम बी वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दिया है 3 + 5 + 9, फिर यहाँ पे दे दिया इसका इसको जोड़ दिया दोनों को, 3 + का 5 कर दिया प्लस का 9 कर दिया। तो एक किस गुणधर्म के अंतर्गत कार्य कर रहा है? तो इसको हम बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। क्या? योग का साहचर्य नियम। ओके बच्चों, तो ये क्या होता है? ये होता है योग का साहचर्य नियम। यदि कोई संख्या आपको ऐसे a + b + c के रूप में दी गई है तो इसको हम कर देते हैं a + का b, इन दोनों को जोड़ देते हैं और प्लस का c ऐसे बाहर कर देते हैं। ओके, तो ये क्या है? योग का साहचर्य नियम बोलते हैं। चलिए देखिए अब हमारा प्रश्न सी। अब देखिए तीसरा दिया है 3 × 2 बराबर 2 × 3, जो हमारा सी है। इसमें तीसरा मतलब तीसरा क्वेश्चन है सी वाला है। अब देखिए एक किस गुणधर्म के अंतर्गत कार्य कर रहा है? तो इसको बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो गुणा का क्रम विनिमय नियम। ओके बच्चों, चलिए ये क्या होता है? जैसे आपको दिया है a × b, इसी को उल्टा करके लिख देता है b × a। ओके, ये क्या है? गुणा का क्रम विनिमय नियम है। चलिए चौथा यानी कि डी वाला देख लेते हैं। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन दिया गया है 3 × 5 बराबर a × 3, तो a बराबर 3 आया है। वैसे भी a बराबर 3 आएगा क्योंकि 5 5 तो कैंसिल हो गया, तो a बराबर 3 जब इस टाइप से आपको दे तो इसे हम बोलते हैं निरसन नियम। निरसन नियम। ओके बच्चों, तो ये हमारा चारों क्वेश्चंस हो गए क्वेश्चन 14 का। अब हम 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, हमारा 15वां प्रश्न दिया है यहाँ पे, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। अब संख्या रेखा पर दर्शाना है ना, तो यहाँ पे हम एक रेखा संख्या रेखा खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक संख्या रेखा खींच ली है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और बीच में क्या होता है? पॉइंट, यानी कि जो 0 होता है ये बीच में ही होता है। या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 0 बीच में रहेगा, इसके बाद प्लस माइनस की संख्याएं चलेंगी। इधर हमारा क्या होता है? प्लस होता है, इधर हमारा माइनस होता है। दाहिने साइड प्लस, बाएं साइड माइनस। हमने शुरुआत में ही आपको संख्या रेखा दर्शाना बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे 0, 1, 2 और 5 दिया है ना, यानी कि 5 तक की संख्या है। 0 के बाद 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो, मतलब 5 तक ये दिया गया है। तो हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ये 4 है, ये क्या है 5 है। ओके, अब इसके इधर माइनस होता है, तो अब माइनस वाला दर्शाना है, तो कितना है -5 तक है, यानी कि 1 से शुरू है -5 तक गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, यानी कि -1, -2, -3, -4 और -5। अब देखिए दर्शाने के लिए हमको बोल रहा है ना, तो कैसे हमने यहाँ पे तो दर्शा दिया, लेकिन दिखाएंगे कैसे? ऐसे कर दीजिए, ये क्या है 5 ना, तो ऐसे थोड़ा सा निशान लगा दीजिए, या फिर आप इनको नाम भी दे सकते हैं ABCD के रूप में। आप इनको ऐसे कर दीजिए, इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा हाईलाइट कर दीजिए। आप नाम भी दे सकते हैं ABCD के रूप में, देना चाहें तो ABCDEF ऐसे दे दीजिए, जैसे कि इसको हम A दे दें, इसको B दे दें, इसको C दे दें, इसको D दे दें। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमने यहीं यहीं पे इनको स्थित किया है। अब देखिए फिर -2 है, तो इसको हम D के बाद इसको E कर देते हैं। E के बाद -5 दर्शाना है, -5 को EF कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। तो दोस्तों आज अपनी प्रश्नावली 1 का ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का 20 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना इस चैनल पर वीडियो अपलोड होंगी, 10th की, 9th की, 8th की, 7th की, 6th की। आप जो भी वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, और एक जो कंटिन्यू क्लासेस हैं ये चलेंगी, और आपके जितने भी चैप्टर्स हैं पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।